है न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है और ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बहुत जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इनकी चर्चा है। अभिनेता सोनू सूद का असम के कोकराझार में डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वो यहां बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव में भाग लेने पहुंचे थे। इसी मौके पर वो असम के लोक कलाकारों के रंग में ऐसे रंग गए कि खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। राजस्थान के जयपुर में डॉक्टरों ने रैंप वॉक की। दरअसल यहां के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में इस फैशन शो का आयोजन हुआ। इस दौरान वहां करीब 40 से ज्यादा डॉक्टर्स ने रैंप वॉक की। कहा जा रहा है कि इस फैशन शो का मकसद अस्पताल में एक खुशनुमा माहौल भी तैयार करना था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक दिव्यांग बच्चे को एक दिन का कलेक्टर बनाया गया। जिला उपायुक्त जेके आभीर ने कहा कि दिव्यांग बच्चे भी समाज का अहम हिस्सा हैं और उनमें भी काफी काबिलियत होती है। इसी को देखते हुए उन्होंने दिव्यांग बच्चे का हौसला बढ़ाया और उसे एक दिन के लिए अपनी कुर्सी पर बिठाया। इस दौरान ये बच्चा लोगों से अच्छे से मिला और उनकी फाइलें भी देखी। इस कुर्सी पर बैठकर ये बच्चा काफी खुश नजर आया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राज्य का पहला सैनिटरी पैड बैंक खोला गया। इसके जरिए गरीब महिलाओं को फ्री में पैड बांटे जाएंगे। ये पहल सोच नाम की सामाजिक संस्था ने की है। इस अभियान का मकसद ऐसी महिलाओं तक मदद पहुंचाना है जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है या फिर वो आर्थिक संकट की वजह से इन पैड्स को खरीद नहीं पाती। सैनिटरी पैड्स स्वच्छता के लिए बेहद जरूरी है और इससे महिलाएं कई गंभीर बीमारियों से बची रहती हैं। गुजरात के नवसारी में एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद वहां तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान उसे भगाने के लिए काफी देर तक कोशिशें भी होती रहीं। फिर किसी तरह से ये तेंदुआ पेड़ से उतरकर भाग निकला। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक डीएसपी का अपने गांव पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो खेतों में काम कर रही अपनी मां से मिलते और पैर छूते नजर आए। कहा जा रहा है कि डीएसपी संतोष पटेल ने अपना पद संभालने के बाद कई बार किसान माता पिता को अपने पास बुलाया, लेकिन उनके माता पिता ने गांव नहीं छोड़ा। पर जब डीएसपी अपनी ड्यूटी के दौरान गांव के पास से गुजरे तो वो अपने परिवार से भी मिलने पहुंच गए। ये देखकर उनके माता पिता काफी खुश हुए। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न होके बजाकर बाखबर करने वाली खबर आपको देखनी चाहिए। और आज की यह खबर मोटापे से जुड़ी है। मोटापे को अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन लोग इसे गंभीरता से भी नहीं लेते, क्योंकि न तो इसे बीमारी माना जाता है और न ही इसकी वजह से होने वाली दूसरी बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी होती है। हर साल 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटापा दिवस मनाकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रिपोर्ट बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रही है। लेकिन इसमें दावा किया गया है कि अगले 12 वर्षों में दुनिया की आधी आबादी मोटापे की चपेट में होगी। खतरा भारत के लिए भी बड़ा है, जहां बच्चे और युवाओं में मोटापे की तादाद दोगुनी होती जा रही है। इसीलिए जरूरी है कि इस डबल एक्सल साइज वाली बीमारी को लेकर सावधानी का हॉर्न बजाया जाए। दुनिया को ना या तो सपने के साइज से एतराज होता है या देखने वाले के साइज से। किसी का वजन थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, इसका पसंद या नापसंद किए जाने से क्या लेना देना। लेकिन मसला ये है कि मोटापे को बस शारीरिक सुंदरता से जोड़कर देखा जाता रहा है। इस चक्कर में कभी आदमी निराश हो जाता है तो कभी क्रांति करने लगता है। 1 large nugget, new dip, chocolate pancake waffle, banana milkshake, strawberry mix, whipped cream on mine. कुल मिलाकर मोटापे को लेकर जो चिंता होती है उसका कनेक्शन पर्सनालिटी से होता है, जबकि जरूरी है कि इसे बीमारी के तौर पर देखा जाए। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया मोटापे की बीमारी का सामना कर रही है और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात महामारी जैसे हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि मोटापे को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है।
तो इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2035 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे का शिकार हो सकती है। लगभग 51% लोगों का वजन उनकी उम्र की तुलना में ज्यादा हो सकता है। चिंता की बात यह है कि बच्चों और युवाओं में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है, यानी 2020 की तुलना में 2035 में बच्चे और युवाओं में मोटापा दोगुना हो जाएगा। फिलहाल दुनिया की 38% आबादी मोटापे की शिकार है। लेकिन जो रफ्तार है उसे देखते हुए दुनिया की आधी आबादी के सामने मोटापा संकट बनकर खड़ा होगा। अगर समय रहते इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो जाहिर है भारत को भी इसके परिणाम दुनिया समेत भुगतने पड़ सकते हैं। यानी मोटापा हंसी मजाक की बात नहीं है, बल्कि इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। उन्होंने आपकी पिक्चर्स देख के कहा मोटी। आपको बता दें कि मोटापा यानी ओबेसिटी एक मेडिकल शब्द है जो बताता है कि किसी आदमी के शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा है। इसका आकलन बॉडी मास इंडेक्स की मदद से होता है। मुश्किल ये है कि ओबेसिटी को लोग हल्के में लेते हैं, जबकि इसकी वजह से हार्ट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है और ये कैंसर की वजह भी बन सकता है। यानी जितना ज्यादा ओबेसिटी होगी उतनी ही खतरनाक बीमारियों की आशंका बढ़ेगी। यही वजह है कि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने दुनिया भर की सरकारों और पॉलिसी बनाने वालों को इसे लेकर चेतावनी दी है। डॉक्टर्स लगातार आगाह कर रहे हैं कि मोटापा बढ़ने की बड़ी वजह प्रोसेस्ड फूड है। बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का जो क्रेज लोगों में और खासतौर से बच्चों में है वो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ खान-पान की समस्या है तो दूसरी तरफ एक्सरसाइज या वर्कआउट की कमी है। बेहिसाब खाना और बेतरतीब लाइफस्टाइल से लोगों में मोटापा बढ़ता जा रहा है। ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि बच्चे और युवा इसकी चपेट में ज्यादा है, यानी जिन पर भविष्य का दारोमदार है वही मोटापा और मोटापे से होने वाली बीमारियों के निशाने पर है। रिपोर्ट बताती है कि मोटापे में सबसे ज्यादा वृद्धि वाले 10 देश एशिया और अफ्रीका से हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते मोटापे को लेकर हम सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में बच्चों और युवाओं में मोटापे का खतरा ज्यादा है और इसीलिए ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है। ओबेसिटी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसे हमने समझा डॉक्टर तरुण कुमार से। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये हमारे बच्चों की बात हो रही है आज की डेट में। तो जो हमें प्रिवेंशन स्टार्ट करनी है स्कूल लेवल से स्टार्ट करनी है। जो आज की डेट में बच्चा स्कूल में है, जो 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में या 10th 11th में, अगर हमने प्रिवेंशन या उस स्टेज पे अभी इंटरवेन नहीं किया तो जो ये एनालिसिस है कि आफ्टर 10-12 years 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ओवरवेट और ओबीज। ओवरवेट का मतलब होता है कि जो हम BMI देखते हैं वो मोर देन 25 ओवरवेट में आ जाता है, मोर देन 30 ओबेसिटी में आ जाता है। तो जो बच्चा आज की डेट में स्कूल में है वो 10-12 साल में वो एडल्ट पॉपुलेशन बनाएगा, तो नियरली 50% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो ओबीज हो जाएगी। आज की डेट में देखें तो करीबन 30-35% पॉपुलेशन ओवरवेट या ओबीज है। तो हमें इंटरवीन करना है अर्ली स्टेज में। जो ये ओवरवेट और ओबेसिटी है सिर्फ आपको हार्ट डिजीज के लिए प्रोन नहीं करती, ये आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ये बहुत सारी चीजों के लिए आपको परेशान कर, ज्वाइंट प्रॉब्लम्स। तो ये एक हम बोले कि ये बीमारियों की जड़ होती है ओवरवेट ओबेसिटी। तो अगर आज की डेट में अगर कोई भी बच्चा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, अपनी डाइट रेगुलेट करता है, तो डेफिनेटली वो एक हेल्दी एडल्ट के रूप में आएगा और एक हेल्दी सोसाइटी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि उसमें जो प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। अगर प्रिवेंशन आप कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको इन प्रॉब्लम्स के लिए अर्ली इंटरवीन करना पड़ेगा। प्रयागराज में फिर हुआ बुलडोजर वार। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें देखना जरूरी है। यूपी के प्रयागराज में फिर बुलडोजर चले। अब यहां मस्कुद्दीन के मकान को ढहा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये मकान एयरफोर्स की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया। हालांकि परिवार वालों ने इसे पुश्तैनी जमीन बताया। इस बीच दावा है कि मस्कुद्दीन और इसके बेटों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। इसके अलावा मस्कुद्दीन को अतीक अहमद का पुराना करीबी भी बताया जा रहा है।
चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें ये जवान क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। ये तस्वीरें खुद सेना ने सोशल मीडिया पर जारी की और लिखा कि लेह में 0 से नीचे के तापमान पर भी जवानों का हौसला बुलंद है, वो वहां क्रिकेट खेल रहे हैं। पीएम मोदी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किल बढ़ सकती है। इस मामले में असम और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इसमें असम सरकार ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज केस को ट्रांसफर नहीं करने की अपील की, जबकि यूपी सरकार ने भी पवन खेड़ा की अर्जी खारिज करने की गुजारिश की। अब इस केस में 17 मार्च को सुनवाई होगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी विधायक एम विरूपाक्षप्पा के बेटे के ठिकानों से करीब 8 करोड़ रुपए कैश पकड़े जाने का दावा किया गया। लोकायुक्त की टीम ने ये छापेमारी की कार्रवाई की। इसके बाद एमएलए के बेटे समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही एमएलए को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इन बरामद पैसों को कमीशनबाजी का पैसा बताया। केरल बीजेपी ने वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीएम आवास योजना के तहत आवास देने की अपील की। इसके लिए वायनाड बीजेपी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आवेदन भी कर दिया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि 52 साल बाद भी उनके पास अपना घर नहीं है। इसी के बाद बीजेपी नेताओं ने तंज करते हुए कहा कि वो चाहती हैं कि राहुल को अपना घर मिल जाए। गुजरात और झारखंड में कांग्रेस और कुछ दूसरे दलों ने फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने के खिलाफ मोर्चा खोला। गुजरात कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर में गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। वहीं झारखंड के कोडरमा में गैस सिलेंडर को भगवान मानकर पूजा अर्चना की गई। आरजेडी नेताओं ने तंज किया कि अब गरीब केवल पूजा पाठ कर ही सिलेंडर के दर्शन कर पाएगा। राजस्थान के उदयपुर में निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के नेचर हिल पैलेस पर बुलडोजर चला दिया गया। उन्हें पिछले दिनों रिश्वत और कुछ दूसरे आरोप में गिरफ्तार किया गया था। खबरों के एक्सप्रेस वे पर आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी नए लुक में तो गए ही, नए अंदाजे बयां भी नजर आया, लेकिन इसके उलट वहां राहुल गांधी देश के ही खिलाफ बोल गए। दावा कर गए कि देश के लोकतंत्र पर खतरा है। इसके बाद बीजेपी ने राहुल और कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? न मौका था न दस्तूर, फिर भी देश से बहुत दूर ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जैसे अपनी रॉ में बह गए और वहां सरकार के खिलाफ जो नहीं कहना था वो भी कह गए। कह दिया कि देश में लोकतंत्र पर खतरा है, कह दिया कि देश में धर्म की सियासत होती है, और तो और सरकार पर जासूसी का पुराना आरोप एक बार फिर मढ़ते हुए पेगासस का मुद्दा भी उछाल दिया। हैरत की बात नहीं कि उधर राहुल ने विदेश में बयान दिया, इधर देश में बीजेपी ने पलटकर गोला दाग दिया। That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? पिछली बार भी जब राहुल कैम्ब्रिज गए थे तो मोदी सरकार पर निशाना साधा था। सवाल तब भी उठे थे कि विदेश में देश की सरकार पर निशाना साधने का क्या मतलब है, लेकिन लगता है कि राहुल ने तब मचे सियासी घमासान को सीरियसली नहीं लिया था, इसीलिए इस बार बड़ा मोर्चा खोला। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, the free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we're facing an attack
on the basic structure of Indian democracy. क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र पे बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही, दिवालियापन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल के बयान की टाइमिंग देखिए। एक दिन पहले पूर्वोत्तर की 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। जाहिर है ऐसे में जब राहुल ने मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार की तो खुद उन्हीं पर सवाल उठ गए। बीजेपी कह रही है कि ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। देश का दुर्भाग्य है कि सदन के अंदर तर्कपूर्ण जवाब नहीं देते और विदेशों में जाके राहुल गांधी प्रधानमंत्री को गाली देते। और वो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे हैं, वो देश को गाली दे रहे हैं। तो इसमें विदेशी और देशी मंत्री भूमि क्या होता है? जब मोदी जी विदेश में जाकर कहते हैं कि शर्म आती थी हिंदुस्तान में पैदा होने में, तब नहीं इनको अपमानित महसूस हुआ। जब इजराइल के साथ मिलकर पेगासस खेल रहे थे तब नहीं इनको शर्म आई। जब उस पेगासस पे चर्चा होती है तो इन्हें शर्म आ जाती है। कमाल है। अपनी हरकतें सुधारे, चर्चा सुधर जाएगी। जब राहुल ब्रिटेन पहुंचे तो वहां उनका लुक बदला हुआ नजर आया। भारत जोड़ो यात्रा वाला अंदाज भी बदल गया। लेकिन विदेश में एक सेमिनार के दौरान उनकी सियासी बयानबाजी में नया कुछ नहीं था। उल्टे इसकी वजह से पूरी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इससे पहले भी विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान सियासी घमासान की वजह बन चुके हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पहले देश के बारे में जो नहीं कहना था वो कह गए और फिर उसके बाद चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ते चले गए। कहा कि चीन के लोग सद्भावना में यकीन रखते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि राहुल के इस बयान पर सियासी घमासान और तेज होगा। The infrastructure that you see in China, the railways, the airports, the dams, they are actually in the Chinese mind, they are emerging from nature. They're emerging from the power of the river, and they are, in a sense, China sees itself as a force of nature, right? And is embedded in nature. Whereas the West, America, does not see itself as embedded in nature. It sees itself as placed on top of nature. Okay? Now this completely changes how you think about things, and this explains, to me at least, why the Chinese would be so interested in harmony, and why and how they would think about it. न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबरें देख लें। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 900 अंक बढ़कर 59,808 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 272 अंक की तेजी रही। ये 17,594 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 शेयरों में तेजी और सिर्फ 5 शेयरों में गिरावट रही। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार शुक्रवार को सोने का भाव 160 रुपए उछला। इसके साथ ही प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 55,940 रुपए दर्ज हुआ। वहीं इससे पहले के कारोबार में येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 55,780 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी के दाम 220 रुपए बढ़ने के साथ 64,700 रुपए हो गए। आरबीआई ने शुक्रवार को अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कंपनी नो योर कस्टमर यानी KYC से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। आरबीआई ने कहा कि पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 30 के तहत जुर्माना लगाया गया है। शुक्रवार को टाटा मोटर्स ने 5 मिलियन यानी 50 लाख गाड़ियों के प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 2004 में 10 लाख, 2015 में 30 लाख और 2020 में 40 लाख गाड़ियों के प्रोडक्शन की उपलब्धि कंपनी को मिली हुई है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए अब कंपनी कस्टमर्स के साथ टाटा वर्कर्स के लिए भी सेलिब्रेशन कैंपेन चलाएगी। अब सोशल अड्डा में थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं।
सोशल अड्डा में आज का मुद्दा भोजपुरी गानों से जुड़ा हुआ है। दरअसल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डबल मीनिंग गानों का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इन गानों में कई बार जाति सूचक और अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ऐसे गानों को बैन करने की मांग लगातार उठती रही है। लेकिन अब बिहार सरकार ने ऐसे गानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक्शन लेने की बात कही है। बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि डबल मीनिंग वाले भोजपुरी गानों और अश्लील म्यूजिक वीडियोस के खिलाफ बिहार सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को डबल मीनिंग भोजपुरी गीतों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है, जो अक्सर समाज में अशांति और हिंसा फैलाने का कारण बनते हैं। इस तरह के गाने और वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अश्लील और जाति सूचक गानों को लेकर कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने सदन में मुद्दा उठाया था। उनका कहना है कि भोजपुरी गीतों में डबल मीनिंग और समाज में भेदभाव और तनाव पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अधिकार किसी को नहीं है। इससे न केवल आम जनता बल्कि राजनेता भी परेशान है। इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इसी जवाब में राज्य के योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में जवाब दिया। सोशल अड्डा में हमने इसी मुद्दे पर लोगों की राय जानने की कोशिश की। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इसी खींचतान के बीच अभी एक चर्चा फिर सामने आई है, वो है भोजपुरी गानों में अश्लीलता। बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है, बार बार ये मुद्दा स्टीम पकड़ता है, लेकिन फिर जस के तस स्थिति वही रहती है। हम खड़े हैं अभी पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पटना के वासी आखिर क्या चाहते हैं और कैसे होने चाहिए भोजपुरी फिल्मों के गाने। भरत शर्मा जी जो कि भोजपुरी को गौरवान्वित कर रहे हैं, मतलब उनके गाने मेरे को अच्छे लगते हैं आज भी, लेकिन आज के गाने में और पहले के गाने बहुत डिफरेंस आया है, ऐसा मतलब कह सकते। क्या डिफरेंस पाते हैं आज के गानों में और पहले के गानों में? आज के गाने में मतलब अश्लीलता कूट कूट के भरी हुई है और जहां तक जो सिंगर गा रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, और जो लिखते हैं गाने, इतना अश्लील गाना लिखते हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। मैं उन दोनों को जिम्मेदार मानता हूं, मतलब इस चीज के लिए। आप भोजपुरी सुनते हैं? सुनते हैं सर, बट क्या है ना, आज के डेट में भोजपुरी सॉन्ग ऐसा मतलब शब्द का जो उच्चारण हो रहा है, अश्लीलता आ गई है कि आप फैमिली में नहीं सुन सकते। कुछ कुछ गाने अच्छे बनते थे, अब तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने सुना नहीं है, तो आप नहीं सुन सकते। मैं कभी कभी सुनता हूँ कुछ कुछ, मतलब पर्सनली मैं बजा के नहीं सुनता, बट कहीं बजते रहता तो लगता नहीं यार ये ठीक है फिर भी गाना। आज के डेट में बहुत सारे गाने ऐसे गंदे तरीके से बनाए जा रहे हैं जो कि आप फैमिली में नहीं सुन सकते, खुद भी नहीं सुन सकते, इतना वर्गलिटी टाइप से किया जाता है उसको। भोजपुरी सुनते हैं? भोजपुरी सुनते हैं और भोजपुरी सुनना अच्छा भी लगता है। और आप जो पूछना चाह रहे, देखे अभी आप जो लोगों से पूछ रहे थे कि भोजपुरी में क्या क्या होना चाहिए, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। 1962 में एक मूवी आई थी लागी छूटे न राम। वो गाना था आपका लाल लाल होठवा से चुए ला ललैया। तो गाना का देखिए कितना बढ़िया अर्थ हुआ करता था। आप थोड़ा बाद में आ जाइए तो नदिया के पार, जोगी जी धीरे धीरे, हम लोग पूरे फैमिली के साथ सुनते हैं। लेकिन आजकल क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वल्गैरिटी इतनी आ गई है सॉन्ग में, लोग घर में उसको सुन नहीं पा रहा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट सर, व्हाट यू टेक। अब सर अटोरवा स्टार्टिंग खा के आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो आप वो हार्ट के लिए भी यूज होता है। यू मिक्स 3 मेडिसिन, इट इज एन इंटॉक्सिकेटिंग। डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक द थिंग्स योर वे। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आप क्या पसंद। सर बगल में नाली बह रहा है, बगल में गंगा जी भी है, आपको नहाना कहाँ ये आपको डिसाइड करना है ना। एक साल बाद हुई रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच आपसी बातचीत। न्यूज एक्सप्रेस वे पर आपको लिए चलते दिखाते हैं दुनिया की कुछ और खबरें। दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बातचीत हुई, जिसमें ब्लिंकन ने लावरोव से यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपील की। बताया गया कि इन दोनों नेताओं के बीच 10 मिनट तक ये बातचीत चली। बैठक के बाद ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने सर्गेई लावरोव से जंग खत्म करने को कहा। पिछले साल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात रही।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा चल सकता है, इस बात के संकेत वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट ने दिए। मामला जनवरी 2021 में अमेरिकी संसद पर हुए हमले से जुड़ा है, जिस पर जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि ट्रंप के समर्थकों के इस हमले में घायल हुए पुलिसकर्मी और दूसरे लोग ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। वहीं इस मामले पर ट्रंप ने भी अपनी दलील रखी। हांगकांग के सिम शासुई में ऊंची इमारत में आग लगी, लेकिन राहत की बात यह रही कि 170 से ज्यादा लोगों को सकुशल रेस्क्यू करा लिया गया। इस पूरे काम में 250 से ज्यादा दमकल कर्मी लगे, जिन्होंने इस 42 मंजिला इमारत में 9 घंटे तक लगातार स्पेशल ऑपरेशन चलाया और लोगों को बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम के इस ऑपरेशन की वहां काफी तारीफ हो रही है। बताया गया कि इस इमारत में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसी दौरान ऊपरी मंजिलों में ये आग लगी। कनाडा के आम चुनाव में चीन के दखल की खबरों को लेकर हंगामा मच गया। आरोप है कि चीन ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चुनाव में जीत दिलाने में मदद की। इन आरोपों के बाद अब कनाडा के चुनाव आयोग ने जांच करने का फैसला लिया। हालांकि चीन ने इन आरोपों को गलत बताया। इससे पहले खबर आई थी कि चुनाव में चीन के ग्रुप ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पक्ष में अभियान चलाया था। मिस्र में गीजा के ग्रेट पिरामिड के अंदर वैज्ञानिकों को एक छिपा हुआ लंबा गलियारा मिला। बताया जा रहा है कि ये गलियारा करीब 30 फीट लंबा है। ये पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसे 4500 साल पहले मिस्र के राजा ने बनाया था। ये मूल रूप से एक मकबरा है। और न्यूज पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर हायर स्टडी के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। अब भारतीय छात्र अपने देश में ही विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस में पढ़ाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ड्रिकिन यूनिवर्सिटी को भारत में अपना इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस खोलने की मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही ये पहली विदेशी यूनिवर्सिटी है जो भारत में अपना कैंपस बनाएगी। ड्रिकिन यूनिवर्सिटी को गांधीनगर के गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपना कैंपस बनाने की इजाजत मिली है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसका 266वां स्थान है और ये दुनिया की टॉप 50 यंग यूनिवर्सिटीज में से एक है। टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में 250 से 300 रैंक बैंड में आने वाली ड्रिकिन यूनिवर्सिटी के ऑस्ट्रेलिया में 4 कैंपस है जहां कई भारतीय छात्र पढ़ते हैं। ड्रिकिन यूनिवर्सिटी भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भारत और विदेशी छात्रों को कोर्स करवाएगी। ड्रिकिन यूनिवर्सिटी का भारतीय कैंपस अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है, जहां पर सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन शुरू होगा और उम्मीद यही है कि इस यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलने के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोलने की तैयारी करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अपने बजट भाषण में विदेशी यूनिवर्सिटीज के भारत में कैंपस खोलने को मंजूरी देने की बात कही थी। ये विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग समेत कई विषयों में कोर्स करवाएंगी। एप्पल की कर्नाटक में लगेगी फैक्ट्री। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। एप्पल कर्नाटक में 300 एकड़ में नई फैक्ट्री लगाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर और सीएम बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी। साथ ही दावा किया गया कि इससे राज्य में 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। नोकिया 6G के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा मार्केट होगा। ये बात कंपनी के चीफ स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी ऑफिसर निशांत बत्रा ने स्पेन में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कही। कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा विमेन प्रीमियर लीग। खेल जगत की कुछ और खबरें जानने के लिए रुख करते हैं खेल चक्कर का। विमेंस प्रीमियर लीग का पहला संस्करण शनिवार से शुरू हो रहा। पहला मुकाबला 4 मार्च गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच है। ये मुकाबला मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। गुरुवार को इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत ने 76 रन का टारगेट दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने खेल शुरू होने के 76वें मिनट में ही हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने 49 रन की पारी खेली। सीरीज का आखिरी मुकाबला 9 से 13 मार्च तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होगा। वहीं इस बीच आईसीसी ने इस पिच को पुअर यानी खराब करार दिया। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने आईसीसी को भेजी अपनी रिपोर्ट में इस पिच पर चिंता जताई। इंदौर टेस्ट गंवाने के बाद टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC फाइनल में जगह बनाना जरूरी है। अगर भारत चौथा टेस्ट जीतता है तो वो दूसरे नंबर पर रहते फाइनल में पहुंचेगा। भारत के 60.29% पॉइंट्स हैं, तो वहीं WTC के फाइनल में पहुंच चुकी ऑस्ट्रेलिया के 68.52% पॉइंट्स हैं।
शनिवार को संतोष ट्रॉफी के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का मुकाबला है। मुकाबले में मेघालय और कर्नाटक टीमें आमने सामने होंगी। जहां मेघालय के लिए जीत ऐतिहासिक होगी तो वहीं कर्नाटक के लिए ये जीत 54 साल में पहली उपलब्धि होगी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोइन खान के बेटे आजम खान एक बेहतर बल्लेबाज तो हैं ही, लेकिन अब वो गाना गाकर फैंस को हैरान कर रहे। आजम हाथ में गिटार लिए हुए हैं और वो गाना, वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने गा रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।